हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जी के जंक्शन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 के लिए जो आपके टॉप 25 एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं उनके बारे में यहाँ पर दोस्तों हम डिटेल में यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चंस रहने वाले हैं, तो बहुत ही ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा दोस्तों, और साथ ही साथ क्वेश्चंस के आंसर भी यहाँ पर करते चलिएगा। ओके, तो चलिए दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन हम यहाँ पर अपना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा कौन सा बना है। तो भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल हवाई अड्डा जो है दोस्तों, उसका नाम यहाँ पर है आपका कुशोक बकुला रिम्पोछे हवाई अड्डा, जो कि लेह में स्थित है दोस्तों। जो आपकी लेह लद्दाख की राजधानी है लेह। ओके, यहाँ पर है कार्बन न्यूट्रल पहला हवाई अड्डा कुशोक बकुला रिम्पोछे हवाई अड्डा है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो ऑप्शन बी जो है दोस्तों, वो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। हमारा सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पर, संयुक्त राष्ट्र संघ यूएन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, ये आपसे पूछ रहा है दोस्तों। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय की अगर हम बात करते हैं तो ये है दोस्तों आपका न्यूयॉर्क में। ओके, न्यूयॉर्क में दोस्तों यूनाइटेड नेशन फेडरेशन का है। और अगर आपसे पूछे यूनेस्को का कहाँ पर है, यूनेस्को अगर आपसे पूछ ले तो वो है दोस्तों आपका पेरिस में, ये ध्यान रखना है। ओके, पेरिस में है। वियना की बात करें दोस्तों तो वियना का है ओपेक। ओके, ये जो आपका ओपेक है इसके हेडक्वार्टर वियना में है, ऑस्ट्रिया की राजधानी। ओके, वियना। जिनेवा की बात करें दोस्तों तो जिनेवा का जो है आपका वो है यहाँ पर WHO, WTO। ओके, ये जो वर्ल्ड से जितने भी आपके ऑर्गेनाइजेशन होते हैं दोस्तों, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन भी है इसमें। ओके, ILO। ठीक है, तो ये सारे जितने भी हैं दोस्तों जो वर्ल्ड से स्टार्ट हो रहे हैं, लगभग इनके सारे हेडक्वार्टर जो अगर मैं बात करूं तो वो जनेवा में ही आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर हम अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के किस राज्य को मसालों का बगीचा कहा जाता है, यानी कि स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया किसे कहते हैं। तो दोस्तों हम सभी जानते हैं मसालों का व्यापार सबसे पहले कहाँ स्टार्ट हुआ था, तो वो हुआ था दोस्तों केरल में। ओके, जब पोर्चुगीज आए 1498 में, 1498 में पोर्चुगीज आए तो वो केरल के कैलीकट में ही पहुंचे थे, और वहीं से मसालों का जो है दोस्तों वो पहले से ही व्यापार होता आ रहा है। तो केरल यहाँ पर ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट आंसर जो है वो हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में खोजा गया हबल लेमेट्रे नियम जो है वो किस क्षेत्र से संबंधित है, ये आपसे पूछ रहा है। तो हबल लेमेट्रे नियम जो है दोस्तों वो आपका ब्रह्मांड का विस्तार, यानी कि जो एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स है, इससे यहाँ पर संबंधित है। तो ओके, तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर हम अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है। तो आपका ओजोन लेयर के संरक्षण की यहाँ पर बात कर रहा है दोस्तों। तो देखिए 16 सितंबर आपका ओजोन परत के संरक्षण के लिए एक इम्पोर्टेंट अंतर्राष्ट्रीय दिवस यहाँ पर मनाया जाता है। और 16 सितंबर है दोस्तों 1987 को यहाँ पर मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था कनाडा में। ओके, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये आपको ध्यान रखना है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। ओके, और तभी से दोस्तों, और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किसके लिए था, ओजोन परत के संरक्षण के लिए ही हुआ था दोस्तों, इसीलिए 16 सितंबर को हम ओजोन परत के संरक्षण दिवस को मनाते हैं। ओके, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए बाकी दिवस भी देख लेते हैं दोस्तों साथ में। यहाँ पर हम बाकी दिवस हैं आपके 5 जून को अगर मैं बात करूं दोस्तों तो ये वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे होता है। और दोस्तों ये वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पर यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम की स्थापना हुई थी दोस्तों 5 जून 1975 को। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, इसका हेडक्वार्टर है दोस्तों केन्या, केन्या नैरोबी। ओके, नैरोबी के अंदर है, केन्या में है नैरोबी, वहाँ पर इसका हेडक्वार्टर जो है दोस्तों वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। ओके, तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर 22 अप्रैल की बात कर लें दोस्तों, तो 22 अप्रैल को जो है हमारा वो हो जाता है पृथ्वी दिवस। ओके, अर्थ डे हो जाता है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, अर्थ डे हो जाता है। ओके, ये भी ध्यान रखना है। 10 दिसंबर की बात करें दोस्तों तो ये हो जाता है हमारा ह्यूमन राइट्स डे। ओके, ह्यूमन राइट्स डे होता है। अब ये ह्यूमन राइट्स डे जो होता है दोस्तों ये मनाया क्यों जाता है, क्योंकि 10 दिसंबर, ये भी आपको ध्यान रखना है, 10 दिसंबर 1993 को दोस्तों ह्यूमन राइट नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन की यहाँ पर स्थापना हुई थी।
नेशनल NHRC की यहाँ पर आपकी स्थापना हुई थी, इसीलिए 10 दिसंबर को आपका ह्यूमन राइट डे मनाया जाता है। ओके, तो ये भी आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ पर ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ये। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद शिक्षा का अधिकार यानी राइट टू एजुकेशन से यहाँ पर संबंधित है, ये आपसे पूछ रहा है। तो दोस्तों राइट टू एजुकेशन से संबंधित जो है वो है हमारा आर्टिकल नंबर 21A। 19 जो है दोस्तों इसमें फ्रीडम दी हुई है, राइट टू फ्रीडम है ये। ओके, ये आपको ध्यान रखना है ना। 19 से 21 जो है ये राइट टू फ्रीडम के अंदर आ जाता है। ओके, स्वतंत्रता का अधिकार। अब आर्टिकल 32 की बात करें दोस्तों, तो ये जो है ये संवैधानिक उपचारों का राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है यहाँ पर आर्टिकल 32। और आर्टिकल 32 के तहत दोस्तों सुप्रीम कोर्ट को 5 तरह की रिट जारी करने का अधिकार है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ओके, तो आर्टिकल 32 की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों रिट जारी करने का 5 तरीके की रिट जो है ये सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकता है आर्टिकल 32 का यूज़ करके। ओके, ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य लोक सेवा आयोग यानी स्टेट PSC और UPSC यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की यहाँ पर स्थापना होती है, तो ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। आर्टिकल नंबर 315 बहुत ही इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है आपका। ओके, तो आर्टिकल 324 की बात करें दोस्तों तो इलेक्शन कमीशन से यहाँ पर संबंधित है आपका। ओके, ये ध्यान रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है फिर हमारा, भारतीय संविधान की अष्टम सूची यानी 8th शेड्यूल की यहाँ पर बात करी गई है कि 8th शेड्यूल जो है दोस्तों इसमें कितनी भाषाओं को यहाँ पर मान्यता दी गई है। तो देखिए दोस्तों 8th शेड्यूल में आपका जो है वो 22 लैंग्वेजेस हैं। ओके, लेकिन दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि जब मूल संविधान था आप अपना, है ना, मूल संविधान कब लागू हुआ दोस्तों, तो 26 जनवरी 1950 की अगर मैं बात करूँ दोस्तों, तो यहाँ पर जब हमारा संविधान लागू हुआ था तब हमारी 14 भाषाएं थी। ओके, फिर आज की डेट में अगर बात करें दोस्तों 2026 में अगर हम बात करें तो यहाँ पर दोस्तों हमारी कितनी है, 22 भाषाएं, यानी 8 भाषाएं हमने बाद में ऐड करी है दोस्तों। ओके, इनको भी डिस्कस कर लेते हैं धीरे से, ठीक है, कि 22 भाषाएं मतलब जो 14 से 22 हुई है आपकी 8 भाषाएं जो हुई है ये कब कब यहाँ पर आपकी जो है जोड़ी गई है संविधान में। चलिए उसको देख लेते हैं फिर। तो दोस्तों चलिए सबसे पहला जो हुआ था आपका दोस्तों वो 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 1967 में, जिसके तहत जो है दोस्तों वो आपकी क्या जोड़ी गई थी, जिसके तहत आपकी जोड़ी गई थी सिंधी भाषा। ओके, सिंधी भाषा जोड़ी गई थी। फिर दोस्तों 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, ठीक है, ये आया था आपका, तो इसके तहत नमक यानी कि आपकी नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी ये 3 भाषाएं यहाँ पर आपकी जो है दोस्तों ये यहाँ पर जोड़ी गई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर अगर बात करें आगे 90 एक हो गया आपका 21st 71 और एक है दोस्तों आपका 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ओके, 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 2003 में, ठीक है, इसकी भी आपको ध्यान रखना है। ये भी दोस्तों इसमें जोड़ी गई थी आपकी बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, ये 4 लैंग्वेज। तो ऐसे करके आपके दोस्तों जो है टोटल 8 भाषाएं बाद में जोड़ी गई थी इन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के द्वारा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, स्वतंत्र भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष की बात कर रहा है, ठीक है, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष, देखिए स्वतंत्र भारत के बोल रहा है दोस्तों, ठीक है, स्वतंत्र भारत के जो थे वो थे गणेश वासुदेव मावलंकर, GV मावलंकर। ओके, यहाँ संविधान सभा की बात नहीं हो रही है, यहाँ पर लोकसभा की बात हो रही है, ये आप ध्यान रखिएगा। संविधान सभा के पहले स्पीकर तो थे आपके कौन, सच्चिदानंद सिन्हा अस्थाई अध्यक्ष, और जो स्थायी बने थे वो राजेंद्र प्रसाद बने थे। ओके, तो संविधान सभा की जो 9 दिसंबर की बैठक हुई थी दोस्तों, ये इसमें कौन था, इसमें थे आपके डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। ओके, ये ध्यान रखना है। और 13 दिसंबर को जो बैठक हुई थी आपकी, 13 दिसंबर को जो बैठक हुई थी, ओके, इसमें कौन थे, ये परमानेंट अध्यक्ष बन चुके थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ओके, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो भी मैं आपको दे रहा हूँ दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर हम दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका यहाँ पर, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों फंडामेंटल ड्यूटीज़ को
किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात जब हम करते हैं तो फंडामेंटल जो आपकी ड्यूटीज़ है ये आपकी जोड़ी गई थी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 के तहत यहाँ पर आपकी जोड़ी गई थी। और उस समय दोस्तों कितनी थी, तो टोटल आपकी 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ आपकी जोड़ी गई थी और 11th जो आपकी जोड़ी गई है वो 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 जो हुआ था दोस्तों उसके तहत आपकी जोड़ी गई है। ओके, 11th फंडामेंटल ड्यूटी, तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और ये कमेटी कौन सी थी दोस्तों, तो ये कमेटी आपकी थी स्वर्ण सिंह समिति। ओके, सरदार स्वर्ण सिंह समिति थी दोस्तों, जो कि आपकी कमेटी बनाई गई थी जिसके हेड स्वर्ण सिंह जी थे। ओके, इसके तहत मौलिक कर्तव्यों को संविधान में ऐड किया गया था। ओके, और आर्टिकल अगर आपसे पूछे दोस्तों, देखिए पार्ट भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। पार्ट जो है वो 4A है, पार्ट 4A है। और आर्टिकल की बात करें दोस्तों तो ये आर्टिकल 51A में आपकी 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ यहाँ पर गिवन है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका 1917 के कलकत्ता अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस आईएनसी की पहली महिला अध्यक्ष कौन रही हैं। देखिए, अगर आपसे पूछे कि पहली महिला अध्यक्ष कौन है तब तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों एनी बेसेंट। लेकिन अगर यहीं आपकी दोस्तों पहली इंडियन पूछ लेता, अगर आपसे ये पहली इंडियन पूछ लेता तब आपका आंसर हो जाता सरोजिनी नायडू जी, सरोजिनी नायडू जी। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, तो 1917 का कलकत्ता में हुआ था अधिवेशन और उसकी अध्यक्ष जो थी दोस्तों वो एनी बेसेंट थी। अब एनी बेसेंट कहाँ से थी दोस्तों, एनी बेसेंट आयरलैंड से थी। ओके, और भारतीय अगर पूछे आपसे तो वो कौन थी, सरोजिनी नायडू। ओके, कब थी दोस्तों, 1925 में। ठीक है, 1925 के कानपुर अधिवेशन में, ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना, कानपुर अधिवेशन में थी। ओके, ये ध्यान रखना है। और उत्तर प्रदेश की पहली गवर्नर जो थी वो भी सरोजिनी नायडू ही थी, ये भी आपको ध्यान रखना, उत्तर प्रदेश की पहली गवर्नर भी सरोजिनी नायडू जी ही थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश जिसको धर्म चक्र प्रवर्तन भी कहा जाता है, ये कब दिया था, यानी कहाँ दिया था, ये आपसे पूछ रहा है दोस्तों। तो दोस्तों देखिए, धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है पहले उपदेश को, एक क्वेश्चन तो आपका यही बन जाता है कि धर्म चक्र प्रवर्तन किसको कहते हैं, है ना, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर अगर बात करें दोस्तों तो सबसे पहला उपदेश जो है धर्म चक्र, सबसे पहला उपदेश इन्होंने अपना सारनाथ में दिया था। ओके, ये ध्यान रखना है दोस्तों, कहाँ पे दिया था, सारनाथ में दिया था। ठीक है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ दोस्तों तो कुशीनगर में दोस्तों इनकी डेथ हो गई थी, मृत्यु हो गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। और इनकी डेथ को क्या कहा जाता है, इनकी डेथ को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और जो इनको ज्ञान में की प्राप्ति हुई थी दोस्तों, इनको जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी आपकी, उसको क्या बोलते हैं, ज्ञान की प्राप्ति जो हुई थी दोस्तों इसको हम बोलते हैं निर्वाण। ओके, ये आपको ध्यान रखना है, इसको बोलते हैं निर्वाण। ठीक है, फिर अगर बात करें इनके जो घर छोड़ने की प्रक्रिया है दोस्तों, जब इन्होंने अपना घर छोड़ा, ठीक है, तब इनकी क्या थी, तब इनकी प्रोसेस जो है घर छोड़ने की जो प्रक्रिया उसको क्या कहते हैं दोस्तों, उसको कहा जाता है महाभिनिष्क्रमण, महाभिनिष्क्रमण। और डेथ को क्या कहा जाता है, डेथ को कहा जाता है महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण। ओके, तो ये भी आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा ध्यान रखना है। लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था, ये आपको ध्यान रखना। और बोध गया के नीचे, बोध गया में दोस्तों बोधि वृक्ष के नीचे इन्हें जो है निरंजना नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, प्रसिद्ध हड़प्पा स्थल लोथल, यानी हड़प्पा सभ्यता का जो स्थल है लोथल, वो वर्तमान भारत के किस राज्य में स्थित है। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता की बात करें दोस्तों तो लगभग 2250 से 1750 तक का टाइम इसका जो आपका बीसी है ना, इसका टाइम कहा जाता, यहाँ पर बताया जाता है 2250 से 1750 बीसी के बीच में। और यहाँ पर दोस्तों बहुत सारी साइट्स हमको मिली है, लगभग 1400 प्लस साइट्स जो हैं दोस्तों ये हमको यहाँ पर देखने को मिलती है, जिसमें कि जो इम्पोर्टेंट साइट है लोथल उसके बारे में यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला शहर जो खोजा गया था दोस्तों वो हड़प्पा था, इसीलिए इसका नाम हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो दूसरा नाम है आपका, वो आपका हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि सबसे पहले खोजा गया जो आपका स्थल है दोस्तों वो हड़प्पा था।
ठीक है। और ये जो है दोस्तों लोथल आपका, ये है आपका गुजरात में। लोथल जो था वो क्या था दोस्तों, तो ये था आपका डॉक यार्ड। ओके, डॉक यार्ड था, ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में किन दो भाइयों ने की थी। तो देखिए ईयर आपको इंपॉर्टेंट है, ये भी ध्यान रखना है। तो दोस्तों क्या था, हरिहर और बुक्का, ये दो भाई थे जिन्होंने विजयनगर साम्राज्य की यहाँ पर स्थापना करी थी। ओके, कृष्णदेव राय फिर बाद में यहाँ पर राजा हुए दोस्तों विजयनगर साम्राज्य में ही, ठीक है। और टीपू सुल्तान और हैदर अली, ये मैसूर साम्राज्य के शासक रहे। हैदर अली था, हैदर अली का बेटा जो है वो था टीपू सुल्तान। तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम क्या था। तो प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन जो था दोस्तों, ये आपको याद रहे ग्वालियर घराने से संबंधित थे ये, है ना, ग्वालियर घराने से थे, ये भी आपको ध्यान रखना, ग्वालियर से थे, ठीक है। और दोस्तों आज भी अगर मैं बात करूं तो तानसेन महोत्सव मनाया जाता है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा, है ना, ये भी आपको यहाँ ध्यान रखना है। और अकबर के नवरत्नों में से एक थे दोस्तों तानसेन। ओके, और रामतनु पांडे इनका जो है वो नाम था, मूल नाम इनका क्या था, रामतनु पांडे, ठीक है। तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, भारत में सबसे अधिक प्राइमरी गोल्ड यानी प्राथमिक सोना का उत्पादन करने वाली हट्टी गोल्ड माइंस जो है दोस्तों, ये कहाँ पर है। तो हट्टी गोल्ड माइंस आपको मालूम है ना, कहाँ पर है, कर्नाटका में है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ओके, कर्नाटका में दोस्तों गोल्ड माइंस है, जैसे कोलार गोल्ड फील्ड, केजीएफ आपने मूवी देखी होगी, वो भी जो कोलार गोल्ड फील्ड है ये भी कर्नाटका में है। तो कर्नाटक गोल्ड माइंस के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है ना, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ओके, बांदीपुर नेशनल पार्क है। ओके, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर आते हैं दोस्तों यहाँ पर, भारत में नीली क्रांति का संबंध किससे है। तो नीली क्रांति की बात करें दोस्तों, तो नीली क्रांति जो थी वो ब्लू रिवॉल्यूशन, है ना, ये आपकी थी मछली उत्पादन से थी, ठीक है, नीली क्रांति। फिर दुग्ध उत्पादन से दोस्तों, ये कौन सी थी, वाइट रेवोल्यूशन थी दुग्ध उत्पादन से। डॉक्टर वर्गीस कुरियन जो थे, इन्होंने यहाँ पर जो है ऑपरेशन फ्लड यहाँ पर चलाया था दोस्तों, ये ध्यान रखना है, जो कि वाइट रेवोल्यूशन से ही संबंधित था, ठीक है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर दोस्तों हम अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेक्कन प्लेट्यू को दो पार्ट्स में डिवाइड करती है। ठीक है, आपसे पूछ रहा है कि दक्कन के पठार को जो है वो कौन सी नदी दो भागों में विभाजित करती है, ये आपसे दोस्तों पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो आपका हो जाएगा नर्मदा नदी, ठीक है। नर्मदा नदी जो है वो डेक्कन के प्लेट्यू को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देती है। नर्मदा नदी के नीचे साउथ इंडिया हो जाता है और ऊपर जो है दोस्तों वो मध्य भारत और उत्तर भारत हो जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर दोस्तों इसी में अगर मैं इंपॉर्टेंट बात करूँ तो नर्मदा नदी के ऊपर एक बांध बना है दोस्तों, सरदार सरोवर बांध, सरदार सरोवर बांध गुजरात में है। ओके, ये ध्यान रखना है आपको। और सरदार सरोवर बांध जो है दोस्तों, ठीक है, सरदार सरोवर बांध जो है ये लार्जेस्ट डैम है इसके ऊपर, ये भी आपको ध्यान रखना, बहुत ज़्यादा पानी है अपने साथ कैरी करता है ये। और अगर मैं बात करूं दोस्तों इसमें, तो सरदार सरोवर यानी नर्मदा नदी के किनारे ही दोस्तों यदि इसी बांध के बाद केवड़िया डिस्ट्रिक्ट में दोस्तों आपकी जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं उनकी जो सबसे बड़ी मूर्ति है ना, वो लगाई गई है, ठीक है, जिसको अपन स्टैचू ऑफ यूनिटी भी कहते हैं। तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। नर्मदा नदी के ऊपर फिर बात करें तो ओमकारेश्वर डैम भी है दोस्तों, ओमकारेश्वर डैम। ओके, फिर इंदिरा सागर डैम भी है, इंदिरा सागर डैम, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। फिर बात करें कृष्णा नदी पर, तो कृष्णा नदी के ऊपर बात करते हैं तो कृष्णा नदी के ऊपर नागार्जुन सागर बांध है दोस्तों, नागार्जुन सागर बांध है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कावेरी नदी के ऊपर कौन सा है दोस्तों, कावेरी नदी के ऊपर जो है आपका वो बांध है मेट्टूर, ठीक है, मेट्टूर बांध है, मेट्टूर बांध है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये जो बांध है आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ठीक है। कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है और गोदावरी नदी, तो गोदावरी नदी जो है दोस्तों वो नासिक के पास से निकलती है, त्र्यंबकेश्वर से, और कृष्णा नदी जो है दोस्तों वो महाबलेश्वर से निकलती है, ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सलाल पनबिजली परियोजना यानी सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट जो है वो आपका किस नदी पर है। तो ये है दोस्तों आपका, बात करें चेनाब नदी पर, ठीक है। तो
तो ये चेनाब नदी पर है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, भारत में राष्ट्रीय आय, नेशनल आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? तो सबसे पहले किया था दादा भाई नौरोजी ने, ठीक है, दादा भाई नौरोजी थे, है ना। ग्रैंड ओल्ड मैन, ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन भी कहा जाता है दोस्तों इनको, ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन, ठीक है, ओल्ड मैन ऑफ इंडिया ये कहा जाता है इनको। और ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो एमपी बनने वाले पहले सदस्य थे वो दादा भाई नौरोजी ही थे, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। और अगर बात करें, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले पारसी अध्यक्ष भी दादा भाई नौरोजी ही थे, ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों। नेशनल आय का आकलन किया था और इन्होंने अपनी एक बुक पब्लिश करी थी, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ओके। और इसमें इन्होंने दोस्तों किसके बारे में बताया था? ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी के, कि ब्रिटिशर्स जो हैं वो इंडिया की वेल्थ को कैसे लूट रहे हैं, इसके बारे में यहाँ पर इन्होंने बताया था, ठीक है। फिर दोस्तों बात करें पीसी महालनोबिस की, तो पीसी महालनोबिस जो है दोस्तों, ये आपके सेकंड 5 ईयर प्लान जो हुआ था, सेकंड 5 ईयर प्लान जो था, इसके हेड थे, ठीक है, इसके हेड थे, ये ध्यान रखना है। और दोस्तों 29 जून की बात करें तो नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे मनाया जाता है, तो फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स दोस्तों यही कहे जाते हैं, पीसी महालनोबिस, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, फादर ऑफ इंडियन स्टैटिस्टिक्स, ठीक है, पीसी महालनोबिस, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मानव शरीर की किस कोशिकांग को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है? इजी क्वेश्चन है दोस्तों, आराम से आप अटेम्प्ट कर सकते हैं इसको। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है, एटीपी के फॉर्म में यहाँ पर जो है वो ऊर्जा संग्रहित रहती है, एडोनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है। एरोबिक श्वसन अगर बात करें तो एरोबिक श्वसन में 38 एटीपी ऊर्जा बनती है आपकी, और अन एरोबिक में कितनी बनती है? 2 एटीपी बनती है, ठीक है, ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कंप्यूटर में रैम का पूर्ण रूप क्या होता है? तो कंप्यूटर में रैम का पूर्ण रूप जो है दोस्तों वो क्या है आपका? वो है रैंडम एक्सेस मेमोरी, ओके, ये ध्यान रखना है। रैम का एक होता है दोस्तों रोम, ठीक है, रोम का फुल फॉर्म क्या होता है? रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लाइट ईयर किसकी इकाई है? लाइट ईयर अपनी दूरी की इकाई है दोस्तों, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। यानी कि एक वर्ष में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी को ही प्रकाश वर्ष कहते हैं, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। फिर किस विटामिन की कमी के कारण स्कर्वी रोग होता है, ये आपसे पूछ रहा है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम देख लेते हैं, स्कर्वी विटामिन सी की कमी के कारण हो सकता है, ओके। और सी की जो है दोस्तों, सी का जो आपका वैज्ञानिक नाम है, साइंटिफिक नेम है, वो आपका होता है एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, और स्कर्वी तो इसकी कमी से होता ही है। डी को बोलते हैं दोस्तों कैल्सीफेरोल, कैल्सीफेरोल, और इसकी कमी से क्या होता है? इसकी कमी से होता है रिकेट्स, इसकी कमी से क्या होता है? रिकेट्स होता है, ठीक है, या ऑस्टियोपोरोसिस बोलते हैं, ठीक है। फिर विटामिन बी की बात करें दोस्तों, विटामिन बी जो है इसके अलग अलग नाम है, देखिए विटामिन B1, B2, B12, B7, है ना, ये सब अलग अलग इस विटामिन होते हैं। विटामिन बी जो है B1, इसका जो नाम है दोस्तों विटामिन B1 का, वो आपका है क्या? विटामिन बी का है आपका थायमीन, ओके, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है दोस्तों। तो थायमीन है, और इसकी कमी से बेरी बेरी रोग होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसकी कमी से क्या होता है? इसकी कमी से होता है दोस्तों आपका बेरी बेरी रोग, ओके, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ए की बात करें दोस्तों, तो विटामिन ए का नाम क्या होता है? विटामिन ए का नाम होता है आपका रेटिनॉल, ठीक है। और इसकी जो कमी से दोस्तों कौन सा रोग होता है? रतौंधी होता है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर हमारा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों आज का, लोहे पर जंग लगना निम्न में से किसका उदाहरण है? तो लोहे पर जंग लगने की बात करें दोस्तों, तो ये जो है आपका वो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, और इसमें ऑक्सीकरण की प्रक्रिया यानी ऑक्सीडेशन होता है, ओके। लोहे का ऑक्सीडेशन यहाँ पर हो जाता है, ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेती है जब आपकी मेटल, तो मेटल ऑक्साइड बना लेती है, जिसके कारण आपका जंग लग जाता है दोस्तों, ठीक है, ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। देखिए एक होता है आपका केमिकल चेंज, और एक होता है आपका जो फिज़िकल चेंज है वो। तो देखिए दोस्तों, फिज़िकल चेंज जो है,
फिज़िकल चेंज, इसमें डिफरेंस क्या है मैं आपको बताता हूँ, फिज़िकल चेंज और केमिकल चेंज में। तो देखिए, फिज़िकल चेंज की मैं बात करूं दोस्तों, तो इसमें जब आपका एक मैटर दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट होता है तो वापस उसी फॉर्म में दोबारा भी उसे कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे कि बर्फ़ पानी में कन्वर्ट हो गया तो पानी को बर्फ़ में कन्वर्ट यहाँ पर किया जा सकता है। लेकिन केमिकल चेंज दोस्तों ऐसा केमिकल चेंज है, यानी कि उसके केमिकल फार्मूला चेंज यहाँ पर आपका हो जाता है, केमिकल कंपोजिशन यहाँ पर चेंज हो जाता है, जिससे कि जब एक चीज़ दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट हो गई तो वापस उसी फॉर्म में उसे कन्वर्ट करना बहुत ही मुश्किल यहाँ पर हो जाता है। जैसे आपका चावल जो है दोस्तों, वो आपका एक बार पक गया है तो आप उसको दोबारा कच्चा नहीं कर सकते, यानी वो एक बार पक गया है तो वो आप पके फॉर्म में ही रहेगा, आप दोबारा उसको पहले जैसे फॉर्म में यहाँ पर कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो वो आपका यहाँ पर केमिकल चेंज हो जाता है दोस्तों। ओके, तो दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो, या आप मुझे बताइएगा। ओके, क्वेश्चंस आपको वीडियो पसंद आई नहीं आई, या आप कमेंट में मुझे बताइएगा। और अगर दोस्तों अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें दोस्तों।